नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 8 दिसंबर 2025 को पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। राहु काल सुबह 8:20 से 9:37 बजे तक रहेगा। वहीं हरियाणा में आज मौसम साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और सुबह के समय धुंध रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। इंडिगो संकट, छठवें दिन भी जारी, 650 से अधिक फ्लाइट कैंसिल, सरकार सख्त, सीईओ से मांगा जवाब। गोवा नाइट क्लब में बेली डांस के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग, 25 की मौत, मैनेजर गिरफ्तार। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस गैंग की धमकी, सलमान खान के साथ बीबी फिनाले में मंच साझा न करने की चेतावनी। रूस ने यूक्रेन के 29 ठिकानों पर 700 से अधिक हवाई हमले किए। गाजा में युद्ध विराम के बीच हमास ने कहा इजराइल का कब्जा हटे तो हथियार सौंपने को तैयार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस के संकट की। छठवें दिन भी रविवार को एयरलाइंस की दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित विभिन्न शहरों से 650 से अधिक उड़ानें रद्द हो गई। इससे पहले शुक्रवार को 1600 और शनिवार को 800 से अधिक उड़ानें रद्द हुई थी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इंडिगो ने दावा किया कि उसने 95% रूट पर अपना संचालन सामान्य कर लिया है और 138 में से 135 गंतव्यों पर फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस संकट को लेकर अत्यधिक सख्त हो गया है और उसने तत्काल कई आदेश जारी किए हैं। कंपनी के सभी रद्द या निलंबित उड़ानों का पूर्ण रिफंड प्रोसेस 7 दिसंबर रात 8 बजे तक पूरा करना होगा। साथ ही अगले 48 घंटों में यात्रियों का बैगेज ड्रेस करके डिलीवर करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण, डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि पिछले 5 दिन के संकट को लेकर कंपनी पर कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके अलावा अन्य एयरलाइंस द्वारा बढ़ाए गए किराए पर रोक लगाते हुए सरकार ने इकोनॉमिक क्लास के लिए अधिकतम किराया 18,000 तय कर दिया है, जिससे 500 किलोमीटर तक के 7,500 और 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 की सीमा शामिल है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार की देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक एयरलाइन सेक्टर में कंपटीशन नहीं बढ़ता, कीमतों को सीमित रखना जनता की सेफ्टी के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं गोवा की भीषण आग की। गोवा के आरपोरा इलाके में स्थित नाइट क्लब में शनिवार देर रात भीषण हादसा हुआ, जहां बेली डांस के दौरान हुए सिलेंडर ब्लास्ट के कारण आग लग गई। इस दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए हैं। हादसे के समय क्लब में बॉलीवुड बैंगर नाइट चल रही थी और डांस फ्लोर पर करीब 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। वीडियो में महबूबा ओ महबूबा गाने पर बेली डांसर डांस करते हुए दिख रही थी। तभी धमाका हुआ और आग की तेज लपटें उठने लगी, जिससे क्लब में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार मरने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ शामिल है और अधिकतर मौतें धुएं में दम घुटने के कारण हुई है। घटना के बाद पुलिस ने क्लब के मैनेजर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जांच का आश्वासन दिया है और शुरुआती जांच में क्लब में फायर सेफ्टी नियमों के गंभीर उल्लंघन का खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी चूक ये रही कि क्लब की एंट्री और एग्जिट सक्रिय होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 400 मीटर दूर खड़ी करनी पड़ी, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। स्थानीय सरपंच ने बताया कि क्लब अवैध था और इसे तोड़ने का नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन मालिकों की ऊंची पहुंच के कारण कार्रवाई रोक दी गई थी। फोरेंसिक टीम आग लगने की असली वजह की जांच कर रही है। अब बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की। भोजपुरी सुपरस्टार को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य होने का दावा करने वाले शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी भरा कॉल शनिवार को एक अनजान नंबर से आया, जब पवन सिंह आज होने वाले बिग बॉस 19 के फिनाले में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। कॉल करने वाले ने पवन सिंह को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने फिनाले में अभिनेता सलमान खान के साथ मंच साझा किया तो उन्हें आगे इंडस्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा। धमकी देने वाले ने उसे मोटी रकम भी डिमांड की है और मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इस घटना के तुरंत बाद पवन सिंह की टीम ने सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को
सूचित किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर पवन सिंह की व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ा दी है और कॉल के सोर्स का पता लगाने में जुट गई है। धमकी मिलने के बावजूद पवन सिंह अपने उत्साह को बनाए रखते हुए आज रात बिग बॉस फिनाले में शामिल होंगे। और गौरतलब है कि सलमान खान और बिश्नोई समुदाय के बीच 1998 में काले हिरण के शिकार को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके कारण सलमान खान लंबे समय से इस गैंग के निशाने पर बने हुए हैं। अगली खबर रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन में आर्म फोर्सेस डे से पहले रूस ने शनिवार को यूक्रेन में 29 ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 653 ड्रोन और 51 मिसाइलें दागी, जिनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइल मार गिराई गई। इस हमले में 8 लोग घायल हुए और कई एनर्जी स्टेशन और रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचा। जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कुछ समय के लिए बाहरी बिजली से कट गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान गलती से अपने ही शहर बोल्गोरोड पर लगभग 1000 किलोग्राम का FAB-1000 हाई एक्सप्लोजिव बम गिरा दिया। ये बम पूरी तरह फटा नहीं, लेकिन जमीन पर जोरदार धमाका हुआ और एक बड़ा गड्ढा बन गया। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में रूस की रयाजान तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन रूस से तेल निर्यात आय को कम करने के लिए लगातार रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है, क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि रूस इसी आय से जंग के लिए हथियार बनाता है। और हमले के बाद युद्ध खत्म करने को लेकर यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच फ्लोरिडा में 3 दिनों की वार्ता बिना किसी ठोस सफलता के समाप्त हो गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और दामाद जेरेड कुशनर से फोन पर बातचीत की, जिसे उन्होंने सकारात्मक बताया। हालांकि कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रूसी हमलों की निंदा करते हुए कहा कि रूस शांति नहीं चाहता। मैक्रों ने पहले चेतावनी दी थी कि अमेरिका यूक्रेन को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। जब जेलेंस्की, मैक्रो और ब्रिटिश जर्मन नेता यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करने के लिए सोमवार को लंदन में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर में बात करते हैं हमास की। गाजा में युद्ध विराम के बीच हमास ने एक बड़ा बयान जारी किया है। हमास ने कहा है कि वो गाजा पट्टी में अपने हथियार उस फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने के लिए तैयार है जो इस क्षेत्र का शासन करेगा, लेकिन इसकी एकमात्र शर्त यह है कि इजरायली कब्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हमास के मुख्य वार्ताकार और गाजा में उसके प्रमुख खलील अल हया ने कहा कि हमारे हथियार कब्जे और आक्रामकता के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। यदि कब्जा खत्म हो जाता है तो ये हथियार राज्य के अधीन चले जाएंगे। उनका इशारा एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की ओर था। हालांकि हमास ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से निरस्त्रीकरण करने के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। हया ने आगे कहा कि हमास संयुक्त राष्ट्र के सैन्य बलों की तैनाती को एक पृथक्करण बल के रूप में स्वीकार करता है, जिसका काम सीमाओं की निगरानी करना और गाजा में युद्ध विराम का पालन सुनिश्चित कराना होगा। इस बीच अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते के अगले चरण के तहत वर्ष के अंत तक गाजा के संचालन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की घोषणा होने की संभावना है। इस निकाय को शांति बोर्ड नाम दिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ये बोर्ड 2 वर्ष के संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत गाजा के पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा। अरब अधिकारियों के अनुसार इस बोर्ड की घोषणा इसी महीने के अंत में ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान की जा सकती है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं। शुभ प्रभात।